जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका डिफेंस इनसाइड इंडिया पर। और आज हम लोग लेकर के आए हैं एनटीपीसी के आने वाले एग्जाम के लिए टॉप 13 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पिछले साल पूछे गए हैं और इस साल भी कई सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। और मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें कवर नहीं किए हैं क्योंकि एक वीडियो में यदि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लिए जाएं तो आप लोग भी बोर हो जाओगे और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो हम इन सारे क्वेश्चंस को 30-30 या फिर 50-50 के क्वेश्चंस वाले सेट में बांट करके और हमारी इस सीरीज़ को कंप्लीट कर ही लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको टोटल 30 प्रश्न में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही पता थे। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी अपना आकलन हो जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और अभी आपका रिवीजन और आपकी तैयारी किस लेवल की है। इसका आंसर फटाफट से कमेंट करके बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एशिया महाद्वीप। दोस्तों याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो उत्तर आएगा एशिया महाद्वीप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का पहला उपग्रह यानी कि सैटेलाइट कौन सा था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आर्यभट्ट, भास्कर, इनसेट या फिर इनसेट 2E। जस्ट 5 सेकंड का समय है आपके पास। फटाफट आंसर को कमेंट करिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह यानी कि सैटेलाइट था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए यमुना, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी गंगा या फिर ऑप्शन डी नर्मदा। फटाफट से आपका आंसर कमेंट करिए, फिर अगले प्रश्न के उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन आपके सामने हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके साथ ही अगले दो ऑप्शन हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा शहर सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या फिर दिल्ली। आपका जवाब कमेंट करके बताइए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वीडियो के लास्ट में मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने 30 सवालों में से कितने सवालों के जवाब सही से दिए हैं। और इस पीडीएफ का अगर आपको लिंक चाहिए या फिर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर मैंने पीडीएफ के लिए अलग से लिंक दे रखा है, आप उससे भी इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। तो कौन सा शहर सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में सबसे पहले रेल कब और कहां चली थी। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लीजिएगा, इसका उत्तर याद होना आपको बहुत ही जरूरी है। आपके पास ऑप्शन है 1851 दिल्ली में, 1853 मुंबई से ठाणे के बीच में, 1847 कोलकाता में या फिर 1861 मद्रास में। अपना जवाब कमेंट करके बताइए, इसके बाद आपको मैं उत्तर बताता हूं।
दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1853 मुंबई से ठाणे। भारत में पहली बार जो रेल चली थी वो सन 1853 में चली थी, और कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे के बीच में वो रेल चली थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल जीवन मिशन किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने हैं कि पेयजल यानी कि पीने वाले पानी की आपूर्ति के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए, स्वच्छता के लिए, या फिर जल विद्युत यानी कि वाटर एनर्जी। अपना जवाब कमेंट करके बताइए। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेयजल आपूर्ति। दोस्तों ये तो प्रश्न से ही क्लियर है कि जल जीवन मिशन, क्योंकि जल से हमें जीवन मिलता है, और जीवन तभी मिलता है जब हम पानी को पी पाएं। तो पीने वाले जल की आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन चलाया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी भगत सिंह। 5 सेकंड का समय है, फटाफट अपना जवाब कमेंट करिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। यदि आपसे इनडायरेक्टली पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताइए, तब आपको पुस्तक का नाम डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सवाल को घुमा फिरा करके पूछ सकता है, और इसीलिए कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इसलिए PYQs लगाना बहुत जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? दोस्तों बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, और यदि आपने वाकई सीरियसली तैयारी की है तो सारे अभ्यर्थी, मुझे नहीं लगता कि 5 सेकंड का भी समय इसमें लगने वाला है। फटाफट से आंसर कमेंट कर दीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस रहे आपके सामने। दोस्तों बिना टाइम गवाए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, अपना जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। 1942, 1945, 1950, या फिर 1939। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1945। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चकमा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, या फिर मिजोरम। दोस्तों 5 सेकंड का समय है, अपना आंसर कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और इस प्रश्न का सही उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। चकमा जनजाति अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पर कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? दोस्तों आपने अगर परमाणु मूवी देखी है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। ऑप्शंस आपके सामने है, पोखरण, कर्नाटक, चंडीपुर, या फिर बालासोर। 5 सेकंड का समय है, अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। और फिर से बोल रहा हूँ, आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे अपने लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30 में से कितने प्रश्नों के जवाब आपने सही दिए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पोखरण, जो कि राजस्थान में है। यहाँ पर भारत का पहला परमाणु परीक्षण किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संसद के कितने सदन हैं दोस्तों? बहुत जरूरी क्वेश्चन है।
ऑप्शंस आपके सामने हैं 1, 2, 3 या कि 4। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो 5 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो उत्तर आएगा भारतीय संसद के 2 सदन हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसने जन गण मन यानी कि हमारा राष्ट्रगान लिखा? दोस्तों हम सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और जन गण मन हमारे स्कूल की बुक्स में भी लिखा होता था और उसके नीचे उसके राइटर का नाम भी लिखा होता था। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं कि महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर कालिदास। 5 सेकंड का समय है, अपना आंसर कमेंट करके बताइए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जन गण मन यानी कि हमारा राष्ट्रगान नेशनल एंथम लिखा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मौन सत्याग्रह किसने किया था दोस्तों? ऑप्शंस रहे आपके सामने महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सुभाष चंद्र बोस। आंसर फटाफट कमेंट करिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और आपको बताना चाहूंगा कि आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे और जितने एमसीक्यू लगाएंगे, आपका रिवीजन उतना ही अच्छा होता जाएगा। और यदि आप टॉपिक वाइज लगाते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है। और मैंने यहाँ पर सिर्फ 30 ही क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आप लोगों को भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है कि इतने लंबे वीडियोस देखना। तो छोटे छोटे पार्ट्स में हम कवर करेंगे, लेकिन कवर सारे टॉपिक करेंगे और सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। डेफिनेटली मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमसीक्यू और टॉपिक वाइज हर एग्ज़ाम के अभी आरआरबी, एनटीपीसी, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 आने वाली है, एमपी एसआई आने वाली है जिसका हाल ही में सिलेबस चेंज हुआ है। तो सभी की तैयारी इसी चैनल पर होती रहेगी। सिलेबस या फिर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मौन सत्याग्रह किसने किया था? तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, यानी हमारे बापू महात्मा गांधी ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि शून्य की खोज किसने की थी दोस्तों? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और इसके ऊपर एक गाना भी बना हुआ है जो कि हाल ही में काफी ट्रेंड भी कर रहा था। तो चलिए आपके सामने ऑप्शंस हैं भास्कराचार्य, आर्यभट्ट, चाणक्य या फिर वराह मिहिर। फटाफट आंसर कमेंट करिए साथियों। फिर बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ही वो इंसान हैं जिन्होंने दुनिया को शून्य प्रदान किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसके लिए तो मैं आपको हिंट भी दे सकता हूं कि अभी उसी का सीजन भी चल रहा है दोस्तों। तो फटाफट से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। आई थिंक ये फल तो सभी का फेवरेट है। अपना आंसर फटाफट कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आम, यानी कि मैंगो, जो अभी गर्मियों में काफी अधिक मात्रा में बिक रहा है और हम लोग खा भी रहे हैं। साथ ही मुझे ये भी बताइए कि आप भारत के किस कोने से या किस राज्य से या किस शहर से अभी ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं जान सकूं कि मेरे साथ कहां कहां से ऑडियंस जुड़ी हुई है और कहां कहां के भावी जो अधिकारी हैं वो मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छत कहा जाता है दोस्तों? प्रश्न ध्यान से देखिएगा। किस पर्वत श्रृंखला को भारत की छत कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है विंध्याचल, सतपुड़ा, हिमालय या फिर अरावली। क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से और सही से पेशेंस के साथ में उत्तर लगाना है। और इसका सही आंसर आने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला को भारत की
छत कहा जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, 5 सेकंड का भी टाइम नहीं लगना चाहिए। फटाफट अपना आंसर कमेंट करिए। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरित क्रांति किस से संबंधित है। जिसका उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनाज उत्पादन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में योजना आयोग की जगह क्या बना। यानी कि भारत में जो योजना आयोग था उसकी जगह कौन से आयोग ने ली। ऑप्शंस आपके सामने, नीति आयोग, नीति मंडल, विकास आयोग या फिर भारत विकास संस्था। फटाफट से आंसर कमेंट करें दोस्तों। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नीति आयोग। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग बनाया गया तो सही आंसर रहेगा नीति आयोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द्रविड़ शैली किस चीज से संबंधित है। नृत्य से, संगीत से, मंदिर वास्तुकला से या फिर चित्रकला से। और इसके साथ ही एक एडिशनल फैक्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि द्रविड़ शैली भारत के किस हिस्से से संबंधित है। ये एडिशनल चीज है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मंदिर वास्तुकला। अब द्रविड़ शैली भारत के किस हिस्से से संबंधित है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर कि किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने। बहुत ही इजी सा प्रश्न है, बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं। पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या फिर भगत सिंह। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है दोस्तों। फटाफट से आंसर कमेंट करिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और उत्तर रहा आपके सामने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता था दोस्तों, और आज भी कहा जाता है, क्योंकि इसके साथ ही उन्हें भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है, जिन्होंने भारत के अलग अलग राज्यों को एक संघ में जोड़ा था और तब जाकर के आज हमारा भारत है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न रहा आपकी स्क्रीन पर, आईएनएस विराट क्या है। अभी जब युद्ध हुआ था या भारत पाकिस्तान के बीच में जब तनाव की स्थिति थी, तब आपने मीडिया के थ्रू या फिर समाचारों में या सोशल मीडिया पर आईएनएस नाम जरूर से सुना होगा दोस्तों। तो रहे आपकी स्क्रीन पर ऑप्शंस कि क्या ये एक पनडुब्बी है, ये विमान वाहक पोत है, इसके अलावा क्या ये युद्ध टैंक है या फिर एक मिसाइल है। एक हिंट आपको दे सकता हूँ कि इसे नेवी द्वारा यूज किया जाता है दोस्तों। अब सही आंसर मुझे कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इसका सही आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये एक विमान वाहक पोत है, आईएनएस विराट, जिसका पूरा नाम होता है इंडियन नेवल सर्विस विराट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है दोस्तों। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी यानी उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। ये उत्तर सभी को विदित है दोस्तों, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश, जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न रहा आपके स्क्रीन पर कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर के गुजरात। अपना उत्तर कमेंट करके बताइए। और फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
इसका उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिहार। मधुबनी चित्रकला बिहार राज्य से संबंधित है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से बनता है। अभी गर्मियों के दिन है और सभी को पता है कि सूर्य से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन बी। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन डी। हमें सूर्य की किरणों से जो विटामिन प्राप्त होता है वो है विटामिन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इससे पहले जो हमने प्रश्न किया था वो था कि किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहते हैं, लेकिन ये प्रश्न है कि किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसे मैं पिंक कलर से ही हाईलाइट भी कर देता हूं दोस्तों। किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, जयपुर, जोधपुर, अजमेर या फिर उदयपुर। इससे एक बात तो क्लियर है कि ये जो भी शहर है ये राजस्थान में है और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि जयपुर। दोस्तों जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है और ये बात हम सभी जानते भी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या फिर सरोजिनी नायडू। फटाफट उत्तर कमेंट करके बताइए दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदिरा गांधी दोस्तों। इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी, जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन। ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी या फिर फुटबॉल। दोस्तों ये मुझे पता है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता ही देंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, लेकिन भारत के एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी भी हैं उस खेल के, जिनके नाम पर पुरस्कार भी दिया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके उस खिलाड़ी का नाम भी बताएं। एक हिंट और दे सकता हूं कि वो सेना का भी हिस्सा है, सैन्य बल का भी हिस्सा रह चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं, उत्तर देख लेते हैं इसका। इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला क्या, ये हमारा आखिरी प्रश्न है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। ऑप्शन आपके सामने है 1947, 1950, 1951 या फिर 1955। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि सन 1951। सन 1951 में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत भारत में हुई थी। और ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और अब बारी है आपकी कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने 30 में से कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं या फिर कितनों के सही उत्तर आपको पता थे। इसके साथ ही आपसे बोलना चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो, इसके अलावा एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैं इस चैनल पर चाहे पुलिस ऑफिसर हों चाहे आर्मी ऑफिसर्स हों, उनके साथ पॉडकास्ट और इंटरव्यू करता रहता हूं। और यदि आपको चाहिए कि आप किसी खास पर्सनालिटी को सुनना चाहते हैं तो मुझे उनका नाम भी कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं उनको भी अपने चैनल पर बुला सकूं, उनके साथ बातचीत कर सकूं। और उनके हाल ही में अभी मैं जो है अपकमिंग जो मेरा पॉडकास्ट है वो एक एसीपी साहब के साथ करने वाला हूं, तो उनसे मैं क्या क्वेश्चंस करूं या आप क्या जानना चाहते हैं वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं उन्हें क्या प्रश्न पूछूं। और परीक्षा की दृष्टि से एमसीक्यूज, एफएलटीज, फुल लेंथ टेस्ट, ये सारी चीज़ें मैं चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप ही लोगों के प्यार से
अभी तक जो है 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और आगे भी आपका प्यार इसी तरह से बना रहे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो आपने पूरा देख लिया है। अब अपना आंसर कमेंट करके बता दीजिए कि आपने 30 में से कितने जवाब सही दिए हैं और ईमानदारी से कितने जवाब गलत दिए हैं। और एमसीक्यूज लगाना ना भूलें, क्योंकि परीक्षा निकालने का एक ही फॉर्मूला है कि आप टॉपिक को पढ़िए, क्लियर करिए और उसके बाद में एमसीक्यू लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, तभी आपको हैबिट बनेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की। क्योंकि जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं तब यदि हमारी हैबिट में है तो हम जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं और सही समय में पूरे क्वेश्चन हल कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच और बने रहिए चैनल पर रेगुलर अपडेट्स के लिए। यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज की भी अपडेट आती रहती है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।